नमस्कार। रशिया ने आरोप लगाया है पाकिस्तान पर और आरोप ये कि पाकिस्तान ने यूक्रेन के साथ साठ-गांठ करके यूक्रेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का तरीका दिया। हाँ, ये तरीका दिया, इसमें कोई वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाला नहीं था। ये डर्टी बॉम्ब यानी कि कोबाल्ट 60 यूज़ करके और वो काम तो वही करता है वो भी कि पूरे एरिया में न्यूक्लियर रेडिएशन फैला देता है जिससे कि एरिया रहने लायक नहीं रह जाता। 1-2 साल के लिए नहीं, कई हज़ार साल के लिए। ऐसे ही सिचुएशन में जहाँ पर एक कंट्री न्यूक्लियर थ्रेट से पहले ही धमकी दे रहा था, पहले ही बता रहा था और अब वो प्रूफ देने लगा यूएन में और यूएन ने ये भी बोला कि हम इसकी जाँच करेंगे, हम इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाएँगे। मतलब यूएन को भी कुछ दिखा कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। लेकिन अमेरिका आँखें बंद करे क्यों बैठा है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुक्तदिर खान साहब, डॉक्टर मुक्तदिर खान। ये इंटरनेशनल अफेयर्स में पीएचडी हैं, वहाँ पे एनालिस्ट हैं, अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन सिटीज़न हैं, इंडिया के डेक्कन से, हैदराबाद से, अमेरिका में बहुत साल से हैं, वहाँ पर पढ़ाते हैं बच्चों को। सर बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर पहली चीज़, ये इस तरीके का न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन या डर्टी बॉम्ब बनाना, डर्टी बॉम्ब का तो पहली बार आरोप ही लगा है, लेकिन इस तरीके के न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का जो गेम है, इसमें पहले भी पाकिस्तान की ओर उँगलियाँ उठी हैं, कहूटा लैब्स पे ही उठी हैं और 3 कंट्रीज़ पर एक्शन भी हुआ था। ये दूसरी बार लगे आरोप। अमेरिका इस पर कैसे रिएक्ट करेगा और क्या अमेरिका पिछली बार की तरह आँखें बंद करके बैठ जाएगा? रोहित साहब, आपके सुनने वालों के मेरे तरफ से नमस्कार, सलाम, दुआ सब कुछ। और देखिए, मैं इसको कल से रिसर्च कर रहा हूँ और जो मीडिया कवरेज है इंडिया के अलावा मुझे और दूसरे जगहों पे उतना कवरेज नहीं मिला इस स्टोरी का कि पाकिस्तान और यूक्रेन आर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑन डर्टी बॉम्ब्स। और जो सबसे ज़्यादा जो रेस्पेक्टेबल मुझे मीडिया सोर्सेस मिले वो हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स के अलावा आई हैव नॉट फाउंड एनी। और ये पिछले 24 घंटे की न्यूज़ साइकिल में आ रही है। इससे पहले अलबत्ता जो है सो रशिया ने इल्ज़ाम लगाया कि यूक्रेन इज़ बिल्डिंग ए डर्टी बॉम्ब और ये यूएन में उन्होंने कंप्लेन भी की और यूक्रेन ने जो है सो आईएईए के इंस्पेक्टर्स को भी बुला लिया है कि हमारे जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको अभी एग्जामिन कर लिए। आईएईए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को मॉनिटर करती है और जहाँ जहाँ पीसफुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वहाँ पे भी वो मॉनिटर, दे आर ऑलरेडी इन यूक्रेन। क्योंकि आपको पता था कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पे रशिया ऑक्यूपाई कर रहा था, देयर वाज कंसर्न कि वहाँ पे कुछ ब्रेकआउट होगा। तो आईएईए की टीम इज ऑलरेडी इन यूक्रेन एंड दे आर इंस्पेक्टिंग द, जो कहते हैं, क्योंकि यूक्रेन के लिए अगर ज़रा भी सस्पिशियस रिपोर्ट मिल जाती है या तो यूएन से या आईएईए से, तो उसके लिए दिस विल बी ए पब्लिसिटी डिजास्टर। अगर ज़रा भी शक हुआ कि यूक्रेन इज ट्राइंग टू इंडल्ज इन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन तो अमेरिका से एड बंद हो जाएगी। इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ यूक्रेन के लिए। सो इन केस दे आर ट्राइंग टू डू दिस, देन अमेरिका की जो एलीट है हु इज इंटरेस्टेड इन दिस वॉर, वो इसको कवर अप करने की कोशिश करेगी। इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान को बचा रहे, इसलिए कि वो यूक्रेन को बचा रहे। क्योंकि इफ द न्यूज़ कम्स आउट कि देयर इज इंडीड ए टॉक, तो आई एम नॉट, मतलब ये जो पाकिस्तान को पिछले 2-3 महीने में अमेरिका की इतनी इनायतें मिली हैं, 400 मिलियन की F-16 के लिए लोन अप्रूवल आईएमएफ से, दूसरे लोन्स अप्रूव हुए इंटरनेशनल बैंक से और फिर अमेरिका के तरफ से काफ़ी एड जा रही है फ्लड के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई ऐसी शेडी डील करना इज़ नॉट रियली वेरी स्मार्ट। बट पाकिस्तानी लीडर्स हैव शोन इन द पास्ट कि वो सेल्फ गोल बहुत अच्छा करना जानते हैं। सो दे आर यूज्ड टू मेकिंग सेल्फ गोल्स। अभी देखें, ये इमरान खान का मार्च इज लाइक हिस्टोरिकली सेल्फ गोल कह सकते हैं। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दे मे हैव डन इट और नॉट। तो मैं आपको आई गो थ्रू सिनेरियोज। अगर वो नहीं कर रहे हैं देन दिस इज प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। आप देखेंगे कि अनदर 24 आवर साइकिल के बाद इट विल गो डाउन। बट
इफ देयर इज समथिंग देयर तो ये होगा कि आई थिंक द अमेरिकन एलीट विल बी टेम्प्टेड टू कवर दिस अप। ये नहीं कि वो पाकिस्तान को बचाना चाह रहे क्योंकि वो यूक्रेन को बताना चाह रहे। कल ही मेरी बात सेनेटर कून्स के साथ हुई, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और बहुत ही मतलब वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बट काफ़ी सीरियस, और ही वाज वेरी कन्विंस्ड कि नो मैटर व्हाट हम यूक्रेन को पैसे देंगे, एड देंगे, हथियार देंगे। और अभी यहाँ पे अफवाहें छूट रही है कि अगर डेमोक्रेट्स नवंबर 8 यानी अगले ट्यूसडे को, एग्जैक्टली 1 वीक को इलेक्शंस है, अगर वो हार भी जाते हैं इलेक्शन तो गवर्नमेंट एक्चुअली जनवरी तक चेंज नहीं होगी। तो ये फटाफट यूक्रेन को $60 बिलियन एडिशनल लो एड पास करने की कोशिश करेंगे नवंबर 10 से लेके जनवरी की 20, ये पीरियड में दे आर गोइंग टू ट्राई एंड गिव। तो इस पे यहाँ पे जो अमेरिका के जो मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जैवलिन्स जो बनाते हैं, ये सारे मिलिट्री इंडस्ट्री, दे आर आल्सो पुशिंग द कांग्रेस के ये एड दें, क्योंकि सारा पैसा तो वापस उन्हीं को आ रहा है ना। लोग समझते नहीं है कि जब अमेरिका कहता है कि मैं $20 बिलियन दे रहा हूँ यूक्रेन को, जिसमें से 15 बिलियन हथियार के लिए है जो अमेरिका से आएंगे, वो सारे वापस अमेरिकन इकोनॉमी में आ जाते हैं, दे गो टू द अमेरिका। सो इट इज नॉट फॉरेन एड, इट इज मिलिट्री सब्सिडी इन ए सेंस, इट इज लाइक गिविंग ए गवर्नमेंट सब्सिडी। तो मुझे लगता है कि इसकी काफ़ी पॉलिटिक्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी इफ देर इज एन अटेम्प्ट टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेट। दूसरी चीज़ ये है कि यूक्रेन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट, क्या बोलना चाहिए, 1990 में यूक्रेन के अंदर कुछ 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे जो सोवियत यूनियन ने वहाँ रखे थे। तो यूक्रेन कुड हैव चोजन टू बिकम अ न्यूक्लियर स्टेट इन 1990, बट इट चोज टू बिकम ए नॉन न्यूक्लियर स्टेट, क्योंकि रशिया ने एक्चुअली गारंटीज दी थी कि दे विल नेवर अटैक यूक्रेन, सो दे गिव अप देयर न्यूक्लियर वेपन्स। तो मुझे लगता कि टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग, नो हाउ वाइज, यूक्रेन की जो साइंटिस्ट है, दे आर probably way ahead of Pakistani scientists. So I don't think they need help from Pakistanis to make a dirty bomb. So चक्कर ये है कि then what are they looking for? So I have a feeling कि if there is something there, then it might actually be the raw material more than the know-how. क्योंकि अगर IAEA इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे नजर रख रहा है तो वो एक ग्राम इधर उधर नहीं कर सकते न्यूक्लियर वेस्ट, राइट? तो वो न्यूक्लियर वेस्ट कहीं और से लाएं, फिर उससे डर्टी बॉम्ब बनाएं। तो मुझे नहीं लगता, बिकॉज द होल लॉजिक ये है कि रशिया इज सेइंग कि यूक्रेन न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, डर्टी बॉम्ब, एंड सो हम प्रीएम्प्टिवली उसको अटैक करेंगे न्यूक्लियर। तो दैट इज द लॉजिक। तो वी शुड सी व्हाट हैपेंस, बट आई डोंट थिंक कि अगर यूक्रेन के पास वो टेक्नोलॉजी आ भी जाएगी तो इट विल नॉट यूज इट ऑन रशिया, बिकॉज दैट विल गिव रशिया द रीजन टू यूज मेनी मोर ऑन इट। राइट, बट देन द फैक्ट इज कि आईएईए के अंडर है, आईएईए के अंडर तो बहुत सारे और कंट्रीज भी हैं। जी हाँ, पाकिस्तान भी था जिस समय ये प्रोलिफरेशन हुई थी AQ खान वाली, और जी हाँ, रशिया भी था। रशिया से न्यूक्लियर वेपन्स गायब हुए हैं, रशिया से प्लूटोनियम और यूरेनियम की स्मगलिंग हुई है, जी हाँ। पकड़ी गई, कई एयरपोर्ट्स पे पकड़ी गई। तो ये फिसाइल मटेरियल या रेडियो एक्टिव मटेरियल खरीदना कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं होता। दूसरी चीज, इसमें हम सिर्फ पुतिन को नहीं बोल सकते, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी तो ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान इज डेंजरस बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान इज डेंजरस ऑन सेवरल लेवल्स। एक जो अभी जो पाकिस्तान में जो करंट पॉलिटिकल केओस हो रहा है, पाकिस्तान की मिलिट्री को इतना बड़ा खतरा किसी जंग में इंडिया से नहीं था जितना ये सिविलियन स्ट्राइक से है। लोग कहते हैं कि पहली पाकिस्तान की मिलिट्री कम्स फ्रॉम पंजाब। तकरीबन 70 to 75% ऑफ द सारी मिलिट्री इज रिक्रूटेड फ्रॉम पंजाब। तो पंजाब के हर बंदे के शायद फैमिली में से कोई ना कोई फौज में है। So the military and Punjab are very close. This is the core of Pakistan. बाकी सबको वो they are not treated equally. तो अब क्या हुआ है, जो पाकिस्तान की जो पंजाब की जो civilian population है, they are with इमरान खान and
they are against the military because they think the military has kicked him out. तो पाकिस्तान में पहली बार किसी पॉलिटिशियन ने पब्लिकली मिलिट्री को इतनी गालियां दी, लिटरली वो गालियां देता है, मीर जाफर ये वो कहता है उनको, और उससे जो पाकिस्तान की मिलिट्री का जो क्या बोलना चाहिए स्टैचर है बहुत गिर गया है. सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगर इमरान खान धरना कर देते हैं इस्लामाबाद में डिमांडिंग चेंज राइट अवे से 10 लाख लोग आ जाते हैं, देन आई वोंट बी सरप्राइज कि वहाँ पे फिर से सम काइंड ऑफ ए मिलिट्री रूल आ जाए एंड द आर्मी अटेम्प्ट्स ए कू राइट नाउ. सो दैट इज वन डेंजरस थिंग. दूसरी चीज डेंजरस थिंग ये है कि अगर इमरान खान काफी ज्यादा केओस क्रिएट कर देते हैं देन वी डोंट नो हु इज इन पावर. तो ये तो पिछले 20 साल से अमेरिका को डर है कि पाकिस्तान में जो वेरियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है जैसे पाकिस्तान तहरीक तालिबान पीटीटी वगैरह जो ऐसे लश्कर तैयबा लश्कर ए टू जी, उनके पास पूरा अल्फाबेटिकल सूप है ऑफ टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. तो अगर ये पावर में आ जाते हैं तो इनके हाथ न्यूक्लियर वेपन लग जाता है, द सिक्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन. सो कैन यू इमेजिन के पाकिस्तान के तालिबान के पास अगर 2-4 बम अगर वो चुरा लेते हैं या दे गेट एक्सेस टू न्यूक्लियर वेपन्स. सो दैट इज द अल्टीमेट सिनेरियो जो 9/11 के बाद जॉर्ज बुश ने पूछा था अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से, हाउ मच वर्स कैन इट गेट. तो उसको जवाब मिला था, सर व्हाट हैपेंड विद न्यूक्लियर वेपन्स. सो ये बहुत बड़ा, दिस इज द अल्टीमेट फियर ऑफ मोस्ट कंट्रीज स्पेशली डेमोक्रेसीज के जो टेररिज्म आएगा, द नेक्स्ट लेवल ऑफ टेररिज्म इज न्यूक्लियर टेररिज्म. सो इसलिए न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के खिलाफ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजीम है. और मोर और लेस पिछले 10-15 साल में बोथ रशिया एंड द यूएस हैव बीन वेरी क्लोज पार्टनर्स इन दैट. खासतौर से जिस तरह से उन्होंने ईरान को कंस्ट्रेन किया हुआ है, राइट, टू मेक श्योर कि ईरान अभी तक हैज़ नॉट बिकम अ न्यूक्लियर पावर. सो आई हैव अ फीलिंग कि द स्टेक्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, बिकॉज एक और ऐसा मुल्क है जो बहुत ही परेशान हो जाएगा अगर एक भी न्यूक्लियर वेपन इधर से उधर हो गया, विच इज़ इजराइल. क्योंकि दे आर पैरानॉइड कि शायद तेल अवीव पे इस्तेमाल, वो इतनी छोटी जगह है एट सम प्लेसेस, अगर आप 15-20 मिनट में यू कैन गो फ्रॉम वन एंड ऑफ इट टू द अदर एंड. तो वहाँ पे कोई नहीं रह सकेगा, लाइक यू सेड, हज़ारों साल. सो दे आर ऑल्सो क्वाइट पैरानॉइड एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड फोकस्ड ऑन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. खासतौर से वो रिजीम्स जिनके ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस नहीं है, मसलन पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इन दोनों रिजीम्स पे. बट हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन फ्रांस के बाद से हुआ. ये ना भूलें ना आपके सुनने वालों को, फ्रांस ने जितना न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन किया है किसी मुल्क ने नहीं किया. इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, सारा बम वहीं से आए हैं. और जितना ऑन लैंड टेस्टिंग की है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द सी, फ्रांस ने न्यूक्लियर टेस्टिंग मे बी सोवियत यूनियन ने कजाकिस्तान में की होगी उतना ज़्यादा. सो फ्रांस हैज़ बीन वन ऑफ द रियल बैड बॉयज इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर इश्यूज. लेकिन क्या है, ये रूल बाद में बनते हैं, ये रूल पहले तोड़ लेते हैं. इट्स लाइक कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, खुद पहले कर लिया 200 साल, पैसे लूट लिए दुनिया से, अब किसी और को करने नहीं देते बिकॉज इट इज अनफेयर. राइट. अच्छा सर, ये जो आपने क्योंकि इमरान खान की बात की, तो जिस तरीके से इमरान खान बोलते फिर रहे हैं कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हुई और मेरी गवर्नमेंट को अमेरिका से हिलाया गया एंड बहुत सारी चीजें, तो इमरान खान की को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे देखा जाता है? और अगर इमरान खान आने की कोशिश करें, ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट. अभी मैं कहीं पे एक सीनियर जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि इमरान की पहले दिन से कोशिश ये है कि मिलिट्री आर्मी रूल आ जाए. आर्मी रूल आया तो पास्कल्स लॉ एक्टिवेट होता है. सो व्हाट इमरान खान इज ट्राइंग टू डू इज, देखिए इमरान खान अभी भी मिलिट्री को अंकल कह रहा है, स्टिल रिकग्नाइजेस के मिलिट्री के बगैर. सो आपको याद होगा लोग कहते थे कि ही वाज नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही वाज अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर. तो मिलिट्री ने इंटरवीन किया, मिलिट्री ने मैनिपुलेट किया पोस्ट इलेक्शन पॉलिटिक्स और गॉट हिम द मेजॉरिटी ही नीडेड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर. निकाली भी फौज ने इसे, बट ही वांट्स टू पुट प्रेशर ऑन द आर्मी विदाउट ब्लेमिंग द आर्मी फुली. दैट इज हिज टैक्टिक्स, राइट.
तो उसने क्या किया, ही हैज फाउंड अ स्केपगोट इन द यूएस। तो बैरूनी 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 एक लफ्ज किसी ने सिखा के उसको छोड़ दिया है, बस बस वही बैरूनी। अभी भी कल की तकरीर में भी ही केप्ट टॉकिंग अबाउट फॉरेन। आपको पता है ही इज हायर्ड अ लॉबिस्ट इन द यूएस, और वो लॉबिस्ट राइट। यहाँ पे गवर्नमेंट को कह रहा है कि ही डजंट मीन व्हाट ही सेज, ये ही डजंट मीन अमेरिका। So he wants to have it both ways. He wants to publicly criticize America and then privately tell Americans, I don't mean that. But what he's trying to tell is he's trying to put pressure on the Pakistani military. उन पे दबाव डालना चाह रहा है ताकि वो उसको सपोर्ट करें. He does not want military to go out of politics. क्योंकि मुझे लगता है कि अब भी शायद ही इज नॉट गोइंग टू गेट द काइंड ऑफ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अगर इलेक्शन अब भी हो जाती तो उसको उस तरह की मेजॉरिटी नहीं मिलेंगी जिस तरह वो चाह रही। ही वांट्स द मिलिट्री टू कम बैक एंड सपोर्ट हिम एज इट वाज डूइंग इन 2020। तो ये उनकी गेम प्लान है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसलिए वो बार बार, और ये अमेरिका ने जो इनायतें की हैं इस करंट गवर्नमेंट में, इन द होप कि ये गवर्नमेंट स्ट्रांग हो जाए और they resist Pakistan, Imran Khan coming back. So that is why you are seeing all this support for Pakistan. It is not support for, it's not like a strategic Pakistan को support कर रहे हैं हम इस गवर्नमेंट को support कर रहे हैं ताकि इमरान खान वापस ना आ जाए। And public, they want to send a message to the public कि look, if Imran is not your prime minister, the international community will support you. आपके फ्लड्स होंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, आपकी डिफेंस को हम इन्वेस्ट करेंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे, जस्ट गेट रिड ऑफ दिस गाय। आई थिंक दैट इज द मैसेज दैट वाशिंगटन इज ट्राइंग टू से। इसलिए वो इमरान खान छिड़कर फिर दोबारा फिर से शुरू कर दिया कि देयर इज एन एक्सटर्नल। कल वो ही वाज टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट फ्रीडम और ट्रू हकीकी आज़ादी, एंड ही सेड द ट्रू फ्रीडम इज नॉट फ्रॉम द ब्रिटिश बट फ्रॉम द अमेरिकन्स। राइट। अमेरिका का इनफैक्ट एक लॉ भी है, एक कानून भी है कि अगर वो पाकिस्तान में दोबारा मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई तो सारी फंडिंग और सारी जो भी अमेरिका की तरफ से डोनेशंस या एड मिलती है सारी बंद की जा सकती है। तो वो भी अब उस लॉ के तहत सब कुछ बंद भी हो सकता है। तो आर्मी आने के मूड में तो नहीं थी, बट ये जो लॉज है ना सारे सिक्योरिटी के लॉज, the president can suspend them for 6 months through an executive order as long as he is renewing it automatically. तो एक बंदा होता है व्हाइट हाउस में जिसका काम ही ये होता है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को याद दिला दे, मिस्टर प्रेसिडेंट यू हैव टू साइन इट अदरवाइज टुमारो वी विल बिकम इलीगल। फॉर एग्जांपल जेरूसलम का जो कैपिटल शिफ्ट होना था फ्रॉम इजराइल का कैपिटल फ्रॉम तेल अवीव टू जेरूसलम, उसका लॉ कांग्रेस ने 80s में पास कर दिया था। लेकिन एवरी प्रेसिडेंट सिंस द 80s हर 6 महीने को थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे केप्ट द एम्बेसी इन तेल अवीव अंटिल ट्रम्प डिड नॉट डू इट, राइट। तो फिर बाइडेन भी नहीं शुरू किया। तो ये जो पाकिस्तान के खिलाफ या जो बेसिकली इस तरह के लॉज है टू सस्पेंड एड टू अथॉरिटेरियन रिजीम्स, वो लॉज द प्रेसिडेंट इफ ही वांट्स ही कैन सस्पेंड इट फॉर 6 months. Okay, done. This was nice information और उम्मीद है कि सर पाकिस्तान की इस हरकत पे तो जरूर अमेरिका की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। हालांकि इस हरकत पे अमेरिकन प्रेसिडेंट और पुतिन दोनों सेम पेज पे दिख रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं पुतिन भी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल के साथ डेंजरस है, और पुतिन भी यही बात बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। और लेकिन पिछली बार भी ये हुआ था कि रोक स्टेट्स बोला जा रहा था उन 3 कंट्रीज को जिनको पाकिस्तान ने एलिजिडली, या अब तो प्रूव हो चुका, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी, उन कंट्रीज के खिलाफ एक्शन किया गया, लेकिन जिसने उन्हें रोग बनाया उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान हैज बीन, क्या बोलना चाहिए, स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिकली वेरी लकी। तो एक 1991 तक कोल्ड वॉर के वजह से इट हैड स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस। फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान, एंड देन फिर 9/11 के बाद इट बिकेम द प्रिंसिपल ally कहते हैं, but it was not just an ally, it was also principal theater of the war on terror। जो सबसे ज्यादा लड़ी गई वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के थिएटर में लड़ी गई। So पाकिस्तान was critical for that। अगर आपको याद है एक बार चंद महीनों के लिए पाकिस्तान had
disallowed US military aid going across Pakistan border by land. तो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स किए थे यूएस मिलिट्री जो स्टेशन इन अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान की मतलब मैं आपको विदाउट एनी गारंटी आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली, जब पहले खालिद मसूद जो 9/11 का जो ओरिजिनल प्लानर था वो कराची में पकड़ा गया। फिर उसके बाद जब बिन लादेन की कंफर्म हो गई तो द यूनाइटेड स्टेट्स में पाकिस्तान की जो दोस्ती वाला कॉन्सेप्ट था वहाँ से ख़त्म होने लगा। दे रियलाइज दैट पाकिस्तान इज़ नॉट अ रिलायबल स्टेट, इट इज़ अ नेसेसरी ally at times because of its geographical location. बट अगर आप उसके बाद देखें जिस तरह से इंडिया के साथ क्वाड और I2U2 वगैरह की जो प्लानिंग हो रही है लॉन्ग टर्म फ्यूचर, ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी इंटरनेशनल कोऑपरेशन। हालांकि यहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा है, मेरे ख्याल से स्टेट डिपार्टमेंट में 2-3 इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर फॉरेन पॉलिसी के पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं who are not very prominent in the public sphere. So but there is no ऐसा कोई ऐसा फ्यूचर लुकिंग नहीं है। कल भी मैं सेनेटर कून से बात कर रहा था एंड ही केप्ट सेइंग दैट इंडिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड आउट देयर टुडे। फॉर अमेरिका इंडिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री। ऐसा सेंटेंस मैं कभी नहीं सुना अबाउट पाकिस्तान। एक और एक कॉन्सेप्ट जो यूज किया जाता है दैट इंडिया यूएस रिलेशनशिप इज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप, यानी बाअसर, सबसे ज्यादा बाअसर रिश्ता अगर दुनिया में अब है तो वो अमेरिका और इंडिया का है। तो यस, ज़रूरतें हैं, मतलब अब क्या कर सकते हैं। इट्स लाइक सेइंग कि आपको जावेद पसंद नहीं आता बट जावेद इज द ओनली कार्डियोलॉजिस्ट इन टाउन, तो क्या करें। राइट, so it is like that. सही बात है सर, सूरत हाल तो वही है एग्जैक्टली। आपका लास्ट सेंटेंस सबसे बढ़िया था। और यही, और दूसरी चीज, द वे मोदी गवर्नमेंट हैज बीन प्लेइंग इट्स कार्ड्स बहुत ही रिमार्केबल है। पिछली गवर्नमेंट ने इस तरीके से कार्ड्स खेले नहीं। इकोनॉमी हमारी तब भी अच्छी थी, छठे नंबर पे थी जी। इकोनॉमी हमारी तब भी अच्छी थी, हम 6th लार्जेस्ट थे, आप 5th लार्जेस्ट थे, राइट। हमारी जो पावर प्रोजेक्शन थी तब भी अच्छी थी। बट देन पिछली गवर्नमेंट्स अपने कोalition की वजह से या कोई और रीजन से इतना स्ट्रॉन्ग और इतना असर्टिव फॉरेन पॉलिसी नहीं खेल पा रही थी। इवन सुषमा जी के टाइम तक, सुषमा स्वराज जी के टाइम तक भी इतना असर्टिव फॉरेन पॉलिसी नहीं खेली थी। इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगा जयशंकर साहब को, जो कि बहुत ही अच्छे करियर डिप्लोमेट हैं, तो उनके कार्ड्स तो अच्छे होंगे नो डाउट। उन्होंने भी अपने आप को कई जगह जाकर के दिखाया है कि वी आर इम्पोर्टेंट एंड हम वी डोंट नीड टू टेक साइड। हम किसी की साइड क्यों ले जब हम अपने आप में एक साइड हैं। तो हम मिलिट्री पावर है, हम इकोनॉमिक पावर है, तो राइट सर। पिछले 2-3 दिन में आई स्पोक टू सम फॉर्मर इंडियन एंड करंट इंडियन एम्बेसडर्स, तो मैं उनके नाम नहीं लूंगा बिकॉज सम ऑफ देम आर स्टिल इन सर्विस। तो मेरी काफी देर लंबी गुफ्तगू हुई है उनकी अबाउट द प्रोसेस। सो फॉरेन पॉलिसी के मामले में द ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया हैज हैड मोर ऑटोनॉमी and more influence on the politicians than in any other field. Right. Let's say कि आप IAS ऑफिसर हैं और होम मिनिस्ट्री से अटैच्ड हैं, आपको उतनी ऑटोनॉमी नहीं मिलती जितनी इफ यू आर इन द फॉरेन सर्विस बिकॉज ऑफ एक्सपर्टीज। जो लोकल आपका होम मिनिस्टर है या स्टेट ले ले नेशनल लेवल पे, ही इज विनिंग पॉलिटिक्स पोजीशन बिकॉज ही नोज पॉलिटिक्स। वो जानता है, वो IAS ऑफिसर से बेहतर कि पॉलिटिकली क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। सो सारे पॉलिसी रिकमेंडेशंस आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन पॉलिटिकली व्हाट इज इम्पोर्टेंट, राइट। वेयर एज फॉरेन अफेयर्स में अगर आपका कोई बंदा इलेक्ट होके आ रहा है कोयम्बतूर से या कोई जो ऐसे कंस्टिट्यूएंसी से जो पिछले 10 साल में उसने कभी पासपोर्ट भी नहीं बनाया, उसको क्या पता व्हाट इज SCO, उसको UN के क्या प्रोसेसेस है। सो व्हाट दे डू इज दे डेफर इट टू द फॉरेन सर्विस। तो उसमें ये हो जाता है कि ये लोग मैच्योर भी होने लग जाते हैं। दैट्स व्हाई यू सी कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स जो
जो सर्विसेज से आए हैं, राइट, दे हैव बीन वेरी गुड। इसलिए मैं अभी किसी एक शो पे कंपेयर कर रहा था कि जब ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जब यहाँ आए थे, मुझे लग रहा था कि ही वाज ऑडिशनिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर्स जॉब रादर देन डूइंग हिज जॉब एज फॉरेन। इट्स लाइक सेइंग कि मैं आप तो लाए हैं ऑलराउंडर एंड यू आर प्रिटेंडिंग टू बी अ बैट्समैन। अरे भाई, पहले तो अपना काम तो कर लें, फिर बाद के नेक्स्ट जॉब के लिए बाद में अप्लाई करना। बट व्हेन यू सी समबडी लाइक जयशंकर, you can see the man is just focused on his job. ऐसा नहीं लग रहा है कि he is campaigning for prime minister's job, right? He is doing his job and he will probably happily retire and go away. ये नहीं कि वो सियासत में फिर दोबारा इधर से उधर से, he is not going to try. He is not सुब्रमण्यम स्वामी जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए. That's the very clear difference, right? You can see that. India has been very lucky. स्वामी जी की ये इच्छा बहुत पुरानी है. अटल जी की गवर्नमेंट एक वोट से गिराई थी इसी हसरत को लेते हुए. खैर, स्वामी जी के बारे में क्या बोलूं, बहुत काबिल हैं वो, और वो हार्वर्ड में प्रोफेसर भी रहे, पढ़ा चुके हैं. तो वो बाकी पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स. डेमोक्रेसी की मजबूरी ही एक ये होती है कि आप अपनी काबिलियत पे तो बनते ही हैं, साथ में पब्लिक बैकिंग भी चाहिए होती है. इलेक्शन भी जीतना होता है, और इलेक्शन जीत के आप बन सकते हैं. मोस्ट लाइकली हमारे पास बहुत काबिल मिनिस्टर्स हैं जो कि शायद कांग्रेस में हैं, और के एंटनी बड़े ईमानदार पॉलिटिशियन हैं, लेकिन वो इस समय मिनिस्टर नहीं बन सकते क्योंकि वो कांग्रेस में है और ये बीजेपी है. तो ये चीजें हैं सर. मैं आपको अमेरिका की एक राज की बात बताता हूँ. वॉशिंगटन में जो सबसे पावरफुल आदमी है वो यूजुअली व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ होता है. स्पेशली इफ द प्रेसिडेंट इज नॉट ऑन द जॉब, यानी अगर प्रेसिडेंट थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, जैसा रोनाल्ड रेगन दोपहर में सो जाते थे कार्टून्स देखकर वगैरह. सो उसमें क्या होता है कि एवरी टाइम कोई प्रॉब्लम सामने पेश आती है ना, सो द प्रेसिडेंट इज लिसनिंग टू हिज एडवाइजर्स. दे आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स. एक पॉलिसी रिस्क, दूसरा पॉलिटिकल रिस्क. कि अगर हमने ये कदम उड़ाया तो क्या ये कदम इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, राइट? नंबर वन. लाइक फॉर एग्जांपल कि भाई अमेरिका में इतने स्कूल शूटिंग्स हो रहे हैं, उसका सॉल्यूशन वेरी सिंपली इज, पॉलिसी सॉल्यूशन इज बैन असॉल्ट राइफल्स एंड बैन गन्स बेसिकली पब्लिक के हाथ से. सो दिस इज द राइट पॉलिसी. इससे कोई रिस्क नहीं है. लेकिन वहां बैठ के दूसरा बोला, बट सर इसी पॉलिटिकल रिस्क है, आपकी पूरी पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन में हार जाएगी. तो सडनली you are moving away from the best policy solution because of the political risk. तो domestic policies में ये बहुत ज़्यादा होता है, and I think हमेशा political risk will trump policy risk. International affairs में policy risk ज़्यादा है, political risk कम है, क्योंकि इंडियन वोटर्स अभी फॉरेन पॉलिसी पे उतना वोट नहीं करते. ये ठीक है, बालाकोट की वजह से there was a lot of excitement वगैरह, but usually they are not very well informed and they really don't care. मतलब literally प्यास के भाव पे ज़्यादा तवज्जो है बनिस्बत UN रेजोल्यूशन पर. राइट. बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा था, और डिटेल्स में बताया कि अमेरिका में कैसा है और पाकिस्तान की असलियत क्या है. थैंक्स अ लॉट फॉर डिस्कसिंग सर. उम्मीद है आपके साथ जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे एक और टॉपिक पे. अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद. थैंक यू सर.